हेलो गाइस, वेलकम बैक टू विजन क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं श्वसन तंत्र के बारे में। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो के अंदर पढ़ाया था कि आपके ड्रॉ के माध्यम से मैंने आपको समझाया था कि अपनी जो बाहर की जो वायु होती है उसके जो एंटर करने के जो द्वार है वो कितने होते हैं, दो। एक बाय नोज के द्वारा और दूसरी होती है बाय माउथ के द्वारा। जैसे वो वायु अंदर एंटर करती है नासिका गुहा के अंदर, इट मीन्स नोज कैविटी के अंदर, तो वो आगे जाकर किसमें खुलती है, ग्रसनी के अंदर। किसमें खुलती है, ग्रसनी। और मैंने आपको ग्रसनी के मैंने दो द्वार बताए थे, कौन कौन से। एक द्वार था निगल द्वार, दूसरे द्वार को कहते हैं कंठ द्वार। निगल द्वार जो होता है वो आगे जाकर खुलता है भोजन नली के अंदर, जबकि जो कंठ द्वार होता है वो आगे जाकर खुलता है श्वास नली के अंदर। ठीक है ना। तो श्वास नली और ग्रसनी, इनको बीच के जोड़ने वाली जो संरचना होती है उसको क्या कहते हैं, मैंने बताया था लैरिंक्स। क्या बताया था, लैरिंक्स, जिसको कहते हैं स्वर जंतु, इट मीन्स वोकल कॉर्ड। और यही अपने अंदर ध्वनि उत्पादन का क्या है, केंद्र। ध्वनि उत्पादन का केंद्र कौन सा है, वोकल कॉर्ड्स। स्वर यंत्र, इट मीन्स कंठ। क्या कहलाता है, कंठ। ठीक है। फिर आगे जाकर श्वास नली जो है, श्वास नली आगे जाकर दो भागों में बढ़ जाती है, जिसको कहते हैं श्वसनी। क्या कहते हैं, श्वसनी। अब श्वसनी आगे जाकर दाएं फेफड़े के अंदर और बाएं फेफड़े के अंदर बढ़ती है। तो दाएं फेफड़े बाएं फेफड़े में जाकर श्वसनी और छोटे छोटे नलिकाओं में जाती है, जिसको कहते हैं श्वसनिका। क्या कहते हैं, श्वसनिका। और प्रत्येक श्वसनिका के किनारे पर गुब्बारेनुमा संरचना आपको दिख रही होगी, जो मैंने आपको बताया था। उन गुब्बारेनुमा संरचना को क्या कहते हैं, वायुकुपिका। और वायुकुपिका को अपन कहते हैं श्वसन तंत्र की क्रियात्मक इकाई। क्या कहते हैं, क्रियात्मक इकाई। ठीक है। तो कल अपने इसकी प्रोसेस की बात कर ली थी, कल अपने इस ड्रॉ के माध्यम से इसको समझा था। आज बात करते हैं अपन श्वसन तंत्र की प्रक्रिया, मतलब श्वसन जो अपने अंदर हो रहा है वो किस प्रकार से होता है। तो श्वसन तंत्र की प्रक्रिया को हमने तीन भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा, तीन भागों में। तो देखिए, सबसे पहले श्वसन तंत्र की प्रक्रिया, इसके कितने भाग हैं, तीन भाग है। और तीन भाग कौन कौन से है वो देखो। फर्स्ट भाग जिसको अपन कहते हैं बाह्य श्वसन। क्या कहते हैं, बाह्य श्वसन। सेकंड भाग जिसमें को कहते हैं गैसों का परिवहन। और थर्ड भाग है उसे कहते हैं आंतरिक श्वसन, या इसको कहते हैं, इसका एक नाम और है कोशिकीय श्वसन। क्या कहते हैं, कोशिकीय श्वसन। ठीक है। अब देखिए, बाह्य श्वसन का मतलब क्या होता है। बाह्य श्वसन का मतलब होता है श्वास को लेना और श्वास को छोड़ना। तो श्वास को जो लेने की जो क्रिया है और श्वास को जो छोड़ने की क्रिया है वो क्या कहलाती है, बाह्य श्वसन। अब गैसों का परिवहन अंदर क्या होता है, गैसों के अंदर कौन कौन सी गैस, O2 और CO2 का क्या होगा, परिवहन। अब इनका परिवहन किस रूप में होता है, किस प्रकार से होता है, वो मैं आपको बताऊंगा आगे। फिर अगला जो है आंतरिक श्वसन या कोशिकीय श्वसन। इसको आंतरिक श्वसन क्यों कहा, क्योंकि ये श्वसन अपने बॉडी के अंदर होता है। और इसको कोशिकीय क्यों कहा, क्योंकि ये श्वसन कोशिकाओं में होने वाला श्वसन क्या कहलाता है, कोशिकीय श्वसन। तो कोशिकाओं में होने वाला श्वसन, कोशिकाओं में होने वाला श्वसन क्या कहलाता है, कोशिकीय श्वसन। ठीक है। अब करते हैं बाह्य श्वसन। तो बाह्य श्वसन को अपन इंग्लिश में कहते हैं ब्रीथिंग। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक्सचेंज या ट्रांसपोरेशन ऑफ गैसेज। इसको कहते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन, या इसको कहेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है। अब देखिए, अब जो मैंने आपको श्वसन की जो क्रिया है इसके मैंने आपको तीन भाग बताए, कौन कौन से, बाह्य श्वसन, सेकंड है गैसों का परिवहन और थर्ड है आंतरिक श्वसन। अब इनके भी अलग अलग भाग है, इनके भी क्या अलग अलग भाग। सबसे पहले बात करेंगे बाह्य श्वसन की, जिसको क्या कहते हैं, ब्रीथिंग। इट मीन्स श्वास को लेना और श्वास को छोड़ना, श्वास को लेना श्वास को छोड़ना। अब श्वास को जो लेने की जो क्रिया है इसको कहते हैं निःश्वसन, और श्वास को जो छोड़ने की क्रिया उसको कहते हैं उच्छ्वसन। क्या कहते हैं, तो देखो इसके वापस दो भाग हैं।
निःश्वसन और एक होता है उच्छ्वसन। इट मीन्स इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। ठीक है, उसी प्रकार जो गैसों का परिवहन है वो भी आपको दो टाइप से होता है। एक तो होगा O2 का परिवहन, दूसरा आप पढ़ेंगे CO2 का परिवहन। ठीक है, अब जो आंतरिक श्वसन है उसके वापस दो भाग है। कौन कौन से? एक श्वसन है जिसको कहते हैं ऑक्सी श्वसन या इसको वायवीय श्वसन भी कहते हैं, और एक दूसरा है उसको कहते हैं अनॉक्सी श्वसन, इसको अवायवीय श्वसन भी कहते हैं। तो अपन क्यों इस श्वसन की जो प्रक्रिया है, इस श्वसन की प्रक्रिया का दो हमको तीन भाग पढ़ने हैं। ठीक है, कौन सा? वायु श्वसन, गैसों का परिवहन, अन्य श्वसन। अब जो वायु श्वसन है इसके अंदर मैंने आपको बताया दो भाग, निःश्वसन और श्वसन। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं निःश्वसन की और उच्छ्वसन की। ठीक है, देखिए जो निःश्वसन है इसका मतलब क्या होता है? निःश्वसन का मतलब होता है श्वास को अंदर लेने की जो क्रिया है। अब देखो श्वास को अपन बाहर की जो वायु है, पहला कौन सा रहा? बाह्य श्वसन। तो बाह्य श्वसन में क्या होगा? वातावरण की जो वायु होगी उसको अपने शरीर के अंदर लेना। इसको अंदर लेने की दो गेट है, कौन कौन से? या तो बाय नोज या बाय माउथ। तो बाहर की वायु को या वातावरण की वायु को अपने शरीर में अंदर लेने की जो क्रिया है वो क्या कहलाता है? बाह्य श्वसन। अब इसको हमने दो प्रकार से बांटा है। अब बाहर जो ले रहे तो बाहर छोड़ भी रहे, तो इसमें निःश्वसन। निःश्वसन मतलब बाहर की वायु को अंदर लेना, क्या कहलाता है? निःश्वसन। और अंदर की वायु को बाहर छोड़ना, ये कहलाता है उच्छ्वसन। लेकिन इसके अंदर मेन बात कहाँ आती है? इसके अंदर मेन बात है वायुदाब की। कहाँ आती है? वायुदाब। अब सर वायुदाब कैसे? तो देखिए पहले समझ लो वायुदाब को। देखो वायुदाब जो होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्या होता है? ये वायुदाब क्या होता है? वायुदाब के अंदर वायु की क्या होती है? गति। और वायु की गति हमेशा हाई सांद्रता से कहाँ होगी? लो सांद्रता की ओर। मतलब जहाँ पर वायु क्या होगी? अधिक, जहाँ पर वायु मैक्सिमम होगी वहाँ से मिनिमम की हो जाएगी। ये आपको वायु गति आपको पता ही है, ठीक है ना। अब देखो निःश्वसन में अपन क्या करते हैं? निःश्वसन के अंदर श्वास अंदर लेते हैं। अब श्वास अंदर क्यों लेते हैं? क्यों? अपने जो फेफड़े है, अपने जो लंग्स है उसके अंदर वायु क्या कम है, उसके अंदर वायु क्या है? कम है। तो बाहर के वातावरण में वायु क्या ज़्यादा? तो बाहर के वातावरण में वायु की कैपेसिटी क्या है? ज़्यादा है। तो अपने अंदर क्या है? कम। तो इस वायु का परिवहन कहाँ होगा? उच्च दाब से निम्न दाब। तो उच्च दाब कहाँ पर है? वातावरण में, जबकि निम्न दाब कहाँ पर है? फेफड़ों में। तो वातावरण से वायु कहाँ जाएगी? अपने फेफड़ों के अंदर। तो इस क्रिया को कहते हैं निःश्वसन। और जैसे वो वायु अपने अंदर फेफड़ों में बढ़ जाएगी तो फेफड़ों का वायु दाब वापस बढ़ जाएगा, फेफड़ों का वायु दाब वापस बढ़ जाएगा और बाहर की वायु वापस कम हो जाएगी। इस दौरान वो अपने फेफड़ों की वायु वापस अपने शरीर से या अपने लंग से बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो देखो इस निःश्वसन के अंदर जब भी होता है तो इसके अंदर होता क्या है? सबसे पहले क्या करते हैं? जब भी हम श्वास को लेते हैं, एक बार आप फील करके देखना, अपनी जो श्वास है, श्वास को अंदर लिया तो अपने जो फेफड़े वो थोड़े छोड़े जाते हैं, मतलब अपने वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है। अपने वक्ष गुहा जो है, वक्ष की जो चेस्ट की जो गुहा है उसका आयतन थोड़ा बढ़ जाता है। तो पहले बात क्या कहेंगे इसमें? वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है, जबकि इसमें क्या होगा? चलो इसमें बात करेंगे। ठीक है, सेकंड बात क्या होती है? सेकंड बात होती है अब वक्ष गुहा के आयतन। आपने देखो, मैंने कल बताया था चित्र के अंदर, आपके जो दोनों लंग्स हैं, दोनों लंग्स के नीचे यहाँ पर मैंने क्या बताया? फेफड़ा बताया, सॉरी डायफ्राम बताया। क्या बताया? डायफ्राम। जैसे आप श्वास लेंगे तो जो डायफ्राम होगा वो तन करके आ जाएगा, सीधा और चपटा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? तो डायफ्राम की गति कैसे होती है? डायफ्राम श्वास अंदर लेने के दौरान डायफ्राम सीधा और क्या हो जाता है? चपटा हो जाता है। नेक्स्ट बात क्या है? जैसे श्वास अंदर लेंगे, जैसे अपन श्वास क्या लेंगे? अंदर लेंगे तो अंदर कब लेते हैं? जब फेफड़ों के अंदर का दाब क्या होता है? कम। तो इसमें दाब क्या होता है? इसमें दाब कम होता है। इट मीन्स इसमें निम्न दाब होता है। नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट बात के अंदर क्या होगा? इसके अंदर जो इसकी मांसपेशियाँ है, जो पेशियाँ है, वो जब श्वास को अंदर लेते हैं, जब श्वास को अंदर लेते तो श्वास में जो पेशियाँ होती है वो थोड़ी संकुचित होती है, मतलब थोड़ी तन जाती है। तो इसमें जो अंतरापरशुक पेशियाँ होती है, अंतरापरशुक जो पेशियाँ है वो क्या हो जाती है? संकुचित। क्या हो जाती है?
संकुचित। ठीक है, तो ये बात होगी। तो देखो निःश्वसन में क्या क्या हो गया, निःश्वसन के अंदर मतलब श्वास को अंदर लेने के दौरान क्या क्या हो रहा है, एक तो वक्ष गुहा का आयतन बढ़ रहा है, चाहे तो फिल कर दे सकते हो, अपने घर पर भी कर सकते हो, ठीक है ना। दूसरा क्या हो रहा है, अपना जो दोनों फेफड़े के नीचे जो डायफ्राम होता है, इट मीन तनुपड़ होता है, उसका आयतन थोड़ा वो सीधा और चपटा हो जाता है। दूसरा क्या होता है, अब उस वायु अंदर क्यों जा रही है, वायु अंदर इसलिए जा रही है कि अपने फेफड़ों का दाब क्या है, कम है, फेफड़ों का दाब क्या है, कम, तो कम होने के कारण वायु अपने अंदर जा रही है, तो निम्न दाब होता है। और अपने अंदर पेशियां क्या होते हैं, संकुचित। अब बात की उत्सर्जन, एक्सहेलेशन, इसमें क्या होता है, इसका बिल्कुल उल्टा। अगर आपको दोनों के अंदर रटने की जरूरत नहीं है, अगर आपको एक याद है दूसरा आप क्या कर सकते हो, तो देखो इसमें क्या होगा, इसमें वक्ष गुहा का आयतन, वक्ष गुहा का आयतन क्या कर जाएगा, घटेगा। अगली बात क्या है, डायफ्राम, इसमें डायफ्राम सीधा होता है, तो इसमें डायफ्राम क्या हो जाएगा, वापस जब श्वास को वापस जब बाहर छोड़ेंगे तो डायफ्राम वापस ऐसा हो जाएगा, इस तरह से वापस, इसको कहते हैं गुंबदाकार। इसको गुंबदाकार क्यों कहा, आपने देखा होगा मंदिर के ऊपर जो छत होती है वो कुछ इस तरह होती है, गुंबदाकार, इसलिए उसको कहा गुंबदाकार। ठीक है, अगला क्या होगा, दाब। तो दाब के बाद के उस वजन में फेफड़ों के अंदर उस वजन कब होगा, जब फेफड़ों के अंदर का दाब क्या होगा, ज़्यादा, तो ज़्यादा को तभी तो हम वायु बाहर निकालेंगे ना। तो इसमें दाब क्या है, इसमें दाब है अधिक दाब। अगर बात करें इसमें पेशियां संकुचित हो रही थी, क्योंकि जैसे अपन श्वास ले रहे थे तो पेशियां में ताण आया था, मतलब खींच आ रही थी, जबकि इसमें पेशियां वापस क्या हो जाएगी, एकदम रिलैक्स, एकदम शिथिल हो जाएगी। तो उसमें पेशियां क्या होती, इसमें अंतरापरशु पेशियां क्या हो रही थी, शिथिल हो रही थी। अंतरापरशु पेशियां क्या हो रही है, शिथिल हो रही है। तो ये था आपका निःश्वसन और ये है उत्सर्जन। तो इसमें आपका मैंने आपको डेफिनेशन बता दी और इसका क्या हो गया, डिफरेंस भी आ गया। चलिए, तो अब जो इसका अपना जो श्वसन जो प्रक्रिया उसका जो सेकंड भाग है उसका नाम है गैसों का परिवहन। तो गैसों का परिवहन मैंने आपको बताया था कि गैसों का परिवहन किस रूप में होता है, दो फॉर्म में, या तो O2 को बाहर, O2 को अंदर लेना और CO2 को बाहर छोड़ना। तो उसमें कौन कौन सा परिवहन होगा, एक तो O2 जो अपने अंदर जाएगी, अपने अंदर आएगी, और जो CO2 है वो बाहर जाएगी। तो O2 और CO2 का परिवहन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे O2 के परिवहन की, और इधर बात कर लेंगे CO2 के परिवहन की। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले O2। तो देखो इसका परिवहन हमारे बॉडी के अंदर बहुत जरूरी है, नेसेसरी है, क्योंकि अगर आपने बोला ना प्राणवायु अपनी कौन सी है, O2 क्या हमारी प्राणवायु है, कौन सी वायु है, प्राणवायु है। अब देखिए O2 का परिवहन किस रूप में होता है, तो O2 का परिवहन अपने अंदर दो रूप में होता है, 97 से 99%। O2 का अगर 100% माने तो 100 में से 97 से लगाकर 99% O2 का परिवहन होता है, वो किसके द्वारा होता है, हीमोग्लोबिन के द्वारा। किसके द्वारा, हीमोग्लोबिन के द्वारा। ठीक है, अब हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है, मतलब हीमोग्लोबिन इसको ले जाता है, तो हीमोग्लोबिन इसको ले जा रहा है, तो हीमोग्लोबिन क्या हो जाएगा, हीमोग्लोबिन है वो वाहक के रूप में काम करता है। किस रूप में करता है, वाहक के रूप में काम करता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, इसलिए इसको श्वसन वर्णक भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, श्वसन वर्णक भी कहते हैं। अब बात यहाँ पर आती है कि सर 97 से 99% हीमोग्लोबिन रूप में होता है, तो बचा हुआ जो 1 से 3% है वो किस फॉर्म में होता है, बचा हुआ 1 से 3% है वो होता है प्लाज्मा के रूप में। किस रूप में, वो होता है प्लाज्मा के रूप में, या प्लाज्मा के द्वारा, प्लाज्मा में घुलकर। ठीक है, अब चलो, अब जो होता है हीमोग्लोबिन है, जैसे ही वो ऑक्सीजन हमारे बॉडी में जाएंगी, अपने जैसे हमने हीमोग्लोबिन क्या है अपने बॉडी में जाएगी, तो बॉडी में जाने के बाद वो अपने कहाँ पर जाएगी, फेफड़ों में, लंग्स में कहाँ पर जाएगी, वायु कुपिका में। वायु कुपिका के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन जो होती है वो जमा हो जाती है, क्या हो जाती है, जमा हो जाती है। अब वहाँ से फिर वायु कुपिका से फिर कहाँ जाती है, वापस अपने ब्लड के अंदर कहाँ आएगी, और ब्लड में कौन सा घटक होता है, हीमोग्लोबिन। और ब्लड का जो लाल रंग होता है वो किस कारण से होता है, हीमोग्लोबिन के कारण ब्लड का रंग भी कैसा होता है, लाल। तो जो ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन है वो हीमोग्लोबिन अपने फेफड़ों में उपस्थित वायु को क्या करता है, O2 को है, O2 क्या करता है, ले जाता है। तो ये किस रूप में काम करेगा, हीमोग्लोबिन वाहक के रूप में। अब जो जैसे वो O2 की क्रिया किससे होगी, हीमोग्लोबिन से होगी। जैसे O2 क्रिया हीमोग्लोबिन की होगी तो देखो बनेगा क्या, ये जो O2 है इसकी क्रिया हीमोग्लोबिन से होगी तो ये बनेगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन।
क्या बनेगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा। तो अपने शरीर के अंदर जो ऑक्सीजन का जो संचरण हो रहा है, अपने शरीर के अंदर बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन जो को ट्रेवल कर रहा है, किस फॉर्म में कर रहा है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में। ये ध्यान रखना, ये प्रश्न के अंदर बहुत बार पूछा जा चुका है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब बात एक और है कि सर हीमोग्लोबिन का एक अणु जो है वो ऑक्सीजन के कितने अणु को एक साथ में ले जा सकता है एक बार में। हीमोग्लोबिन का एक अणु है वो एक बार में कितने अणु को सह लेता है। तो हीमोग्लोबिन का जो एक अणु है वो ऑक्सीजन के 4 अणुओं को एक साथ में ले जा सकता है। कितने अणु को, 4 अणु को, ध्यान रखना। ये कितना अणु को ले जाता है, 4 अणु। अब देखो यहाँ पर अणु होंगे तो अणु कितने हैं, ऑक्सीजन के अणु कितने हैं, अणु तो है 4। जब आपको अगर परमाणु पूछे तो परमाणु कितने हो जाएंगे, परमाणु हो जाएंगे 8। किस प्रकार, 4 × 2 8 हो गए। अब मैंने ये तो आपको बताया था, ये O है और ये O2 है, ये O है और ये O2 है। तो यहाँ पर O अकेला है तो इसको तो कहेंगे परमाणु, और परमाणु जब एक ही समान परमाणु जब 2 मिल जाता है उसको कहेंगे अपन अणु। ठीक है ना, तो ये मैंने आपको पहले बता दिया जैसे। ठीक है, चलो तो समझ आ गया। 97 से 99% कहाँ होता है, हीमोग्लोबिन के द्वारा। हीमोग्लोबिन क्या है, वाहक है, इसलिए इसको श्वसन वर्णक भी कहते हैं। प्लस हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन क्रिया करता है तो किस फॉर्म में अपने बॉडी के अंदर संचरण करता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में। और कितने मॉलिक्यूल ले जाता है एक साथ के अंदर, 4 O2 का मॉलिक्यूल। अब बात करते हैं CO2 का परिवहन करती। तो देखो CO2 का परिवहन भी अपने बॉडी के अंदर होता है, ठीक है ना। तो वो किस फॉर्म में होता है उसको देखना है। तो देखो CO2 के परिवहन के अंदर सबसे पहले बात करते हैं 10 से 20%, 10 से जो 20% परिवहन है वो होता है हीमोग्लोबिन की तरह। किस तरह होता है, हीमोग्लोबिन के द्वारा। अगला जो है 70 से 80%, 70 से 80% जो परिवहन है वो होता है बाइकार्बोनेट के रूप में। ये वाला जो अभी मैं लिख रहा हूँ इसको थोड़ा ध्यान से देखा, बाइकार्बोनेट आयन के रूप में। ये वाला थोड़ा मोस्ट है, इंपोर्टेंट है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है ना, तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं हीमोग्लोबिन के। अगर CO2 का परिवहन हीमोग्लोबिन के साथ में होगा, ये मैंने लिख लिया हीमोग्लोबिन। जैसे यहाँ पर CO2 का परिवहन ऑक्सीजन साथ होगा तो ये क्या बना था, ये बना था ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बना था, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। लेकिन अगर HB जो हीमोग्लोबिन है उसका परिवहन अगर CO2 के साथ में होगा तो ये क्या बनेगा, ये बनाएगा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, नॉन कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ये बनेगा कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन। क्या बनेगा, कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन। तो इसका बनेगा कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन के रूप में। ठीक है, फिर बात करते हैं अगला जो इसका रूप है 70 से 80% वो हो रहा है बाइकार्बोनेट के रूप में। अब बोलेंगे सर बाइकार्बोनेट है क्या, तो देखिए बाइकार्बोनेट मैंने आपको जो पढ़ाया था श्वसन की क्रिया, श्वसन क्रिया मैंने बताया था ग्लूकोज C6H12O6 उसका क्या रहता, ऑक्सीकरण। किसके उसमें, O2। कितने मॉलिक्यूल थे, 6। जब C6H12O6 को हमने 6 CO2 से क्रिया कराई थी तब बना क्या था, 6 अणु, 6 मॉलिक्यूल CO2 के और 6 मॉलिक्यूल H2O के। अब वही यहाँ पर काम है। तो बाइकार्बोनेट जो बना है वो बनेगा कैसे, वो बनेगा H2O जो कि जल है और CO2 जो कि कार्बन डाइऑक्साइड, इन दोनों के द्वारा क्या बनेगा, ये दोनों के द्वारा H2CO3। क्या बनेगा, H2। देखो H2 यहाँ पर पहले सबसे पहले केमिकल इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए, अगर नहीं है तो आप बैलेंस करना चाहिए। हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, C यहाँ पर 1 है, C यहाँ पर है, ऑक्सीजन 3 है तो ऑक्सीजन यहाँ पर 2 और 3 ऑक्सीजन है। तो इस H2O और CO2 दोनों मॉलिक्यूल जब मिले तब जाकर बना H2CO3। इसको कहते हैं कार्बोनिक अम्ल। क्या कहते हैं, कार्बोनिक अम्ल। अब एक कार्बनिक अम्ल है, इस कार्बनिक अम्ल से एक हाइड्रोजन का आयन बाहर निकल जाएगा। तो ये बाहर निकल गया, बचा क्या, HCO3। इसके ऊपर क्या लग गया, नेगेटिव आयंस, क्योंकि इसने बाहर निकाला है। तो ये तो हाइड्रोजन आयन, और बचा हुआ जो है इसको यही कहते हैं बाइकार्बोनेट आयन। क्या कहते हैं, बाइकार्बोनेट आयन। ठीक है,
तो CO2 का परिवहन ज़्यादा से ज़्यादा 70 से 80% किस रूप में होता है? बाइकार्बोनेट के रूप में बनते किसके द्वारा है? H2 और CO2 के सम्मिश्रण के द्वारा ही आपका बाइकार्बोनेट बनते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको एक बात और बता दूँ, कभी आपने सुना होगा कि अगर लोग जो होते हैं ज़्यादा मतलब विंटर सीजन की बात करें, विंटर सीजन की बात करूँ मैं, सर्दियों के अंदर क्या होता है? सर्दियों के अंदर लोग मतलब अपने रूम को गर्म करने के लिए, अगर बड़े लोग की बात नहीं करो, बड़े लोग अपने हीटर लगाते हैं, लेकिन जो गरीब लोग हैं वो बेचारे अपने रूम को गर्म करने के लिए क्या करते हैं? बंद कमरे के अंदर सिगरेट लगाकर वहीं सो जाते हैं। रियल कंडीशन में कहीं कहीं होता है, तो वो क्या करता है? अगर बंद कमरे में आप सिगरेट लगाकर सो रहे हो तो सिगरेट में से जो कोयला है उसको, कोयले के जलने से कौन सा धुआं निकलता है? कार्बन मोनोऑक्साइड है। आपने सुना होगा, क्या मैंने बोला है? मैंने बोला है कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है ना। ये कौन सी गैस है? ये एक बहुत ही विषैली गैस है, बहुत ही विषैली गैस है। तो देखो, जब हम सिगरेट लगाकर बंद कमरे में सोते हैं, अपने खिड़की दरवाजे सब क्या बंद है, उस समय क्या होगा? वो गैस काम होने से गैस है वो अपने नाक के द्वारा या श्वसन मार्ग के द्वारा अपने शरीर में एंटर करती है। एंटर करने पर होता क्या है? अब एंटर करने पर उसके मिलने के दो चांस है, या तो वो मिलेगी Hb के द्वारा, हीमोग्लोबिन के द्वारा, या वो मिलेगी ऑक्सीजन के साथ में। और मिलेगी किसके साथ में? आपको अगर मैं एग्जाम्पल दूँ, अगर कोई प्रवचन दे रहा है, एक जगह है वहाँ पर प्रवचन अच्छे चल रहे हैं, एक जगह वहाँ पर प्रवचन बुरे चल रहे हैं, तो लोगों की भीड़ कहाँ पर जमा होती है? जहाँ प्रवचन का बुरा चल रहा हो, कि लोग बुरी चीज़ों को ज़्यादा जल्दी से एक्सेप्ट कर ले, मतलब बुरी बातें उनको जल्दी समझ आती है, जबकि अच्छी बातें उनको समझ नहीं आती। खास इसी प्रकार अगर कार्बन मोनोऑक्साइड है, अगर वो हमारे शरीर में एंटर करेगी तो वो ऑक्सीजन के साथ में नहीं बल्कि हीमोग्लोबिन के साथ में वो क्या करते मिल जाती है। क्योंकि उससे पता है, अगर मैं हीमोग्लोबिन के साथ मिलूंगी तो मैं जिस शरीर में एंटर करेगी उस शरीर में पूरा कर्ज विनाश कर लूँगी, लेकिन ऑक्सीजन मिल गई तो उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो देखिए, जो कार्बन मोनोऑक्साइड है जब वो हीमोग्लोबिन के साथ मिलती है तब उसका परिवहन हमारे शरीर में किस रूप में होता है? वो होता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। क्या उस रूप में होता है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में, ठीक है। ये बात आप जरूर नोट रखना, ये बात जरा आप जरूर नोट रखना, ठीक है। तो देखो, अब इसका जो हीमोग्लोबिन के साथ जो मिलने का चांसेस होता है वो O2 से कितना गुना ज़्यादा है? ये O2 से लगभग 250 गुना ज़्यादा किसके साथ मिलेगी? हीमोग्लोबिन के साथ में मिलेगी। इसलिए जैसे ही हमारे बॉडी में CO2 एंटर करती है वो सबसे पहले हीमोग्लोबिन के साथ में मिलती है और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन जाने के बाद हमारे ब्लड के अंदर वो ब्लड के द्वारा पूरे शरीर में फैलता है, और पूरे शरीर में फैलने के बाद हमको बेहोशी होती है, और कभी कभी तो हमारी इसके कारण मृत्यु भी हो सकती है। क्या हो सकती है? मृत्यु। तो ध्यान रखना, कभी भी बंद कमरे के अंदर सिगरेट लेकर आपको नहीं सोना है, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया O2 का। तो देखो, आपको याद क्या रखना है? याद ये रखना है, एक तो O2 का परिवहन हमारे शरीर में किस रूप में होता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। किस रूप में होता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन में। अगर आपको CO2 को पूछते, CO2 का परिवहन हमारे शरीर में किस द्वारा होता है? कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन के रूप में। और किस रूप में होता है? तो रूप में पूछते बाइकार्बोनेट के आयन के रूप में। अगर एग्जाम में ये ज़्यादा पूछते हैं, ठीक है। अगर पूछते हैं CO का, तो CO का लिखना है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। अब बात करेंगे अपन अगले वाले प्रोसेस की। अगला जो तीसरा है वो है आंतरिक श्वसन। इसको अपन कोशिकीय श्वसन भी कहते हैं, इंटरनल रेस्पिरेशन और सेलुलर रेस्पिरेशन। अब देखिए, इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि इसके कितने पार्ट है? इसके भी 2 पार्ट है। कौन कौन से? एक पार्ट है जिसको कहते हैं ऑक्सी श्वसन, और दूसरा है जिसे कहते हैं अनऑक्सी श्वसन। अवश्वसन को अपन वायवीय श्वसन भी कहते हैं, और अनऑक्सी को अवायवीय कहते हैं। इंग्लिश में इसको एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, और इसको कहते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। तो सबसे पहले इनका मतलब समझते हैं। देखो, जो ऑक्सीजन है, ये जो क्रिया है वो क्रिया कहाँ होती है?
ऑक्सीजन के प्रेजेंट के अंदर। अगर हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर क्रिया हो रही है या ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो भी क्रिया हो रही है उसे कहते हैं ऑक्सीजन, और बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में उससे कहते हैं ऑक्सीजन उपस्थिति। तो ये क्रिया O2 की उपस्थिति में होती है, जबकि ये क्रिया O2 की एब्सेंट में भी हो सकती है। ठीक है, माइनस का मतलब क्या होता है? एब्सेंट। ठीक है, अगर बात करें O2 प्रेजेंट में हो रही है तो ये क्रिया O2 प्रेजेंट में हो रही है। अगले इस बार इसके अंदर जो ग्लूकोज है, पता है मैंने आपको अगले वीडियो में बताया था ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करना। तो ग्लूकोज के ऑक्सीकरण करके ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? 6,6H12O6। उससे ऑक्सीकरण करने मैंने किसका सारा लिया था? O2 का। कितने मॉलिक्यूल? 6। तो वो क्रिया जो ग्लूकोज का ऑक्सीजन होता है वहाँ पर क्या कमाता है? ऑक्सीजन। तो वो क्रिया किस में आएगी? ऑक्सीजन में। तो इसमें ग्लूकोज का क्या होता है? इसमें ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है? पूर्ण। मतलब ग्लूकोज है वो यहाँ पर ग्लूकोज का जैसे ऑक्सीजन क्रिया होगी तो एक तरह से पूरी तरह से अपघटित हो जाएगा, जबकि इसमें क्या होता है? ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीकरण। क्या होता है? अपूर्ण ऑक्सीकरण। अब देखो यहाँ पर ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण हो रहा है तो यहाँ से जो ऊर्जा मिलेगी वो ऊर्जा यहाँ से क्या मिलती है? ऊर्जा यहाँ पर अधिक मिलती है। अधिक कितनी सर? अधिक मिलती है लगभग इसके अंदर 38 ATP का निर्माण होता है। ATP का फुल फॉर्म क्या होता है? मैंने बताया था ATP मतलब ए मतलब एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब इसमें आप बोल रहे हैं कि सर इसके अंदर ऊर्जा अधिक मिल रही है तो इसके अंदर ऊर्जा क्या मिलेगी? इसके अंदर ऊर्जा कम मिलेगी। क्या मिलेगी? कम कितनी? इसमें लगभग कम से कम सिर्फ 2 ATP का ही निर्माण होता है। कितना होता है? 2 ATP का निर्माण होता है। चलिए आगे बात करते हैं। इसके अंदर जब ग्लूकोज का अपघटन होता है तो इसमें उत्पाद के रूप में क्या बनते हैं? इसमें उत्पाद के रूप में एक तो बनता है CO2, एक बनता है H2O। जबकि इसमें क्या बनता है? इसमें ग्लूकोज के अपूर्ण ऑक्सीकरण से क्या बनता है? C2H5OH प्लस CO2। ठीक है, इसको तो ये है क्या? इसको अपन कहते हैं एथिल अल्कोहल। क्या कहते हैं? एथिल इसे जानते हो कार्बन डाइऑक्साइड। या तो ये बनेगा या कभी कभी लैक्टिक अम्ल बनता है। क्या बनता है? लैक्टिक अम्ल C3H6O3। इसके 2 मॉलिक्यूल, इसको कहते हैं अपन लैक्टिक अम्ल। ठीक है ना? तो या तो ये बनेगा या ये बनेगा। ठीक है, चलिए अब इसकी अगर मैं रिएक्शन बात कर लूँ, सॉरी रिएक्शन बाद में करेंगे, पहले इसके एग्जाम्पल देखें। जो ऑक्सीजन है वो किस किस में होता है? ये होता है प्राणियों के अंदर। प्राणी कौन कौन से? प्राणी के अंदर जीव जंतु भी आगे और पेड़ पौधे भी आगे। इन सभी को सबसे के लिए क्या चाहिए? O2। या अपने अंदर जो खाद्य पदार्थ ग्लूकोज ऑक्सीकरण करने के लिए क्या चाहिए? O2। जबकि जो अम्ल ऑक्सीजन है इसका एग्जाम्पल कौन सा है? इसका एग्जाम्पल है जैसे कि यीस्ट है, जीवाणु है, कवक है, एटसेट्रा। इन छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों के अंदर कौन सी क्रिया होती है? अनऑक्सीय श्वसन, अवायवीय श्वसन। अब देखो इसमें के अंदर याद क्या रखना है? इसके अंदर याद रखना है एक तो ये वाला कि इसमें कितने ATP बनते हैं? ऑक्सीय श्वसन में बनते हैं 38 ATP, जबकि इसके अंदर बनते हैं 2 ATP। एक तो ये बात रखना। दूसरी बात, इसमें जब ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है तो इसके उत्पाद के रूप में क्या बनेगा? या तो बनेगा एथिल अल्कोहल या बनेगा लैक्टिक अम्ल। इसको भी ज़्यादा याद, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरा एग्जाम में अगर सवाल पूछेगा, क्या पूछेगा कि ऑक्सीजन किस में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है प्राणियों के अंदर। जबकि अगर अमोक से पूछ ले तो ये पाया जाता है यीस्ट के अंदर, जीवाणु के अंदर, कवक के अंदर, एटसेट्रा। ठीक है, अगर एग्जाम में ज़्यादा प्रश्न आएगा तो इन्हीं के दौरान आएगा।